Hello students, Mrs. Veena, Associate Professor in Chemistry, Government College नौहर। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आज की हमारे इस क्लास की चर्चा का विषय रहेगा RS नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। RS नामकरण पद्धति। आर शब्द लैटिन वर्ड रेक्टस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है दायां यानी राइट, और एस जो शब्द है वो लैटिन वर्ड सिनिस्टर से लिया गया है जिसका अर्थ होता है बायां अथवा लेफ्ट। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के नामकरण की जो DL पद्धति थी उसकी कुछ सीमाएं थी, और उसमें एक सबसे बड़ी जो बाधा थी वो था कि किसी भी कंपाउंड में यदि एक से अधिक किरल केंद्र हैं तो उसमें जो सर्वाधिक अंकित किरल केंद्र के विन्यास को दर्शाते हुए उसका नामकरण उसके आधार पर किया जाता है, लेकिन अन्य जो स्टीरियोजेनिक सेंटर यानी जो किरल केंद्र होते हैं उनके विन्यास का निर्धारण DL नामकरण से नहीं किया जा सकता है। और इसके साथ ये भी था कि नामकरण की जो DL पद्धति थी केवल उन्हीं अणुओं का विन्यास का निर्धारण किया जा सकता था जिनके लिए फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखे जा सकते हैं। तो ये जो DL नामकरण की जो सीमाएं थीं, इन समस्याओं का निराकरण के लिए RS काहन, सर क्रिस्टोफर इनगोल्ड और V प्रिलॉक जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने एक बहुत ही सुव्यवस्थित और व्यापक एक मेथड दिया, विधि प्रस्तुत की, जिसमें जो प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न संकेत उसमें कैपिटल R और कैपिटल S लगाकर उनके विन्यासों का नामकरण किया जाता है। R यानी रेक्टस यानी राइट, S यानी सिनिस्टर यानी लेफ्ट। अब इस पद्धति के दो मुख्य पद हैं। पहला पद है सीक्वेंस रूल्स, कुछ नियम बनाए हैं प्रायोरिटी के निर्धारण के लिए, अनुक्रम नियम जिन्हें कहते हैं, और दूसरा है वो है किरिलिटी रूल्स यानी किरिलता के नियम। इन्होंने कुछ इस प्रकार से नियम दिए और इन नियम के आधार पर इन समावयवों का नामकरण किया जाता है। सीक्वेंस रूल सबसे पहले हम लेते हैं, अनुक्रम नियम। अब यह नियम यानी जो सीक्वेंस रूल है ये 3 नियमों का एक समूह है जिसके अनुसार हम किरल कार्बन से जुड़े 4 परमाणुओं या समूहों को उनकी वरीयता क्रम के अनुसार अंक प्रदान करते हैं। यानी जिसकी सबसे अधिक वरीयता है उसको 1, उससे कम है तो उसको 2, उससे कम है तो 3, और सबसे कम वरीयता वाले को 4 अंक प्रदान किया जाता है। और यानी ये जो नियम है ये इस प्रकार से हैं अलग अलग, और इन नियमों में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये नियम इन वर्णित क्रमानुसार ही लागू किए जाते हैं। यानी सबसे पहले हमें इसका नियम 1 को अप्लाई करना पड़ेगा, जब तक रूल फर्स्ट अप्लाई नहीं होगा तब तक हम रूल सेकंड पर नहीं बढ़ सकते। तो 1 बाय 1 जो ये रूल्स हैं उनको 1 बाय 1 हमें अप्लाई करना होता है। अब इसका नियम 1 क्या है कि अधिक परमाणु संख्या वाले परमाणु को उच्च वरीयता दी जाती है। ये इसका पहला नियम है। जैसे एग्जाम्पल है ब्रोमो क्लोरो आयोडो मैथीन। अब इसके अंदर परमाणु संख्या का घटता हुआ क्रम है कि आयोडीन
की सबसे अधिक परमाणु संख्या है तो उसको 1 वरीयता, उससे कम ब्रोमीन उसको 2 वरीयता मिलेगी, उससे क्लोरीन उसको 3 मिलेगी, और हाइड्रोजन की सबसे कम परमाणु संख्या है तो उसको 4 अंक प्रदान मिलेगा, यानी उसको न्यूनतम वरीयता प्रदान की जाएगी। अब यदि किसी ऐसे कंपाउंड में, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में, जिसमें कोई समस्थानिक हो, जैसे ये है ब्रोमोक्लोरोड्यूटेरोमीथेन। अब इसमें आप देखें कि जो परमाणु संख्या के आधार पर जो वरीयता का क्रम है वो है ब्रोमीन का सबसे अधिक, उससे कम क्लोरीन, और ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन का बराबर है। परंतु इनकी द्रव्यमान संख्या में अंतर होने के कारण ड्यूटेरियम को हाइड्रोजन से अधिक वरीयता प्रदान की जाती है। तो ये हुआ नियम पहला कि अधिक परमाणु संख्या वाले परमाणु को उच्च वरीयता प्रदान की जाती है। सबसे पहले इस नियम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब नियम सेकंड। अब यदि किरिल कार्बन से जुड़े दो समूहों में समान परमाणु सम्मिलित हो, यानी किरिल कार्बन से डायरेक्टली जो जुड़ा हुआ है कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड से, वो समान परमाणु हो, जैसे कि C2H5 व CH3, दो ये ग्रुप हैं, वो डायरेक्टली उस किरिल कार्बन से जुड़े हैं, तब आपेक्षिक वरीयता क्रम उपरोक्त नियम 1 से निश्चित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में दूसरा नियम लागू किया जाता है, जिसके अनुसार हम ऐसे समूहों की कतार में तब तक आगे चलते हैं जब तक कि उनमें विभेद न किया जा सके। अर्थात दूसरे परमाणु की परमाणु संख्या के आधार पर वरीयता क्रम का निर्धारण किया जाता है। मतलब अगर किरेल केंद्र से डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन परमाणु या परमाणु जो है वो समान है, तो उससे नेक्स्ट यानी दूसरे परमाणु की परमाणु संख्या के आधार पर वरीयता क्रम का निर्धारण किया जाता है। अब एक एग्जाम्पल है, ये देखें आप, 2-मिथाइल-1-ब्यूटेनॉल। अब इसमें जो वरीयता क्रम है वो ये है कि CH2OH को पहली वरीयता, C2H5 को दूसरी वरीयता, CH3 को तीसरी वरीयता और हाइड्रोजन को चौथी वरीयता है। अब CH2OH में आप देखें कि अब इन तीनों में जो किरिल केंद्र से किरिल कार्बन से जुड़ा है वो पहला जो परमाणु है वो है कार्बन। लेकिन CH2OH में आप देखें कि C के साथ 2 H, O और H जुड़े हैं, जबकि C2H5OH में HHC जुड़ा है। मतलब तो इसमें जो थर्ड ऑक्सीजन आ गया, इसलिए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या अधिक है, इसलिए इसको पहली वरीयता मिलेगी, जबकि C2H5 में थर्ड कार्बन है, अतः इसको सेकंड वरीयता मिलेगी और CH3 समूह को थर्ड वरीयता मिलेगी। अब आता है नियम तीसरा। यदि किसी जो स्टीरियोजेनिक सेंटर यानी किरिल कार्बन है उनसे जुड़े समूहों में बहु आबंध उपस्थित हो, यानी मल्टीपल बॉन्ड अगर उपस्थित है, तो उन्हें, अगर डबल बॉन्ड है तो द्विगुणित, और अगर वो ट्रिपल बॉन्ड है तो वो त्रिगुणित, द्विगुणित यानी डुप्लीकेट, त्रिगुणित यानी ट्रिप्लीकेट की तरह मानकर क्रमशः 2 या 3 बार उसको लिखेंगे। अब द्विगुणित परमाणु को उस समूह के अन्य वास्तविक परमाणुओं से भिन्न दिखाने के लिए उनको कोष्ठक में रखा जाता है और उसके पश्चात नियम 2 लगाकर वरीयता क्रम का निर्धारण किया जाता है। अब इसमें आप देखें एक एग्जाम्पल, ग्लिसरल्डिहाइड का एक एग्जाम्पल। इसमें जो वरीयता क्रम है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी जो डायरेक्टली बॉन्डेड है वो है OH में OH, उसके बाद CHO समूह। अब CHO में जो एल्डिहाइड ग्रुप में
जो कार्बन के साथ O द्विबंध के द्वारा जुड़ा होता है, इसलिए इसको डुप्लीकेट माना जाएगा और इसको दूसरी वरीयता दी जाएगी। उसके बाद CH2OH को तीसरी वरीयता प्रदान की जाएगी। इस आधार पर इनका विन्यास को निर्धारण किया जाता है। इसी प्रकार से अगर फिनाइल ग्रुप है यानी C6H5 ग्रुप है तो उसकी को निम्न प्रकार से दर्शाया जाएगा। क्योंकि इसमें 3 द्विबंध उपस्थित होते हैं तो प्रत्येक कार्बन के साथ एक अन्य कार्बन को वो कार्बन परमाणु डुप्लीकेट हो जाएगा, यानी एक अन्य कार्बन परमाणु को उसमें दर्शाया जाएगा जो ब्रैकेट में दर्शाया गया है। इस आधार पर उनकी वरीयता क्रम का निर्धारण किया जाता है। तो जो सीक्वेंस रूल है इसमें उसकी वरीयता क्रम के निर्धारण के लिए अनुक्रम के लिए नियम 1 को पहले लागू किया जाता है, उसके पश्चात नियम दूसरा लागू होता है और उसके पश्चात मॉलिक्यूल या अणु के नेचर के आधार पर, उसकी प्रकृति के आधार पर तीसरा नियम उसमें लागू किया जाता है। अब RS नॉमेनक्लेचर का सेकंड और इम्पोर्टेंट पद है वो है किरिलिची रूल्स यानी किरिलिता के नियम। अब इस नियम को जब वरीयता क्रम का निर्धारण हो जाता है उसके पश्चात लागू किया जाता है और इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, उस आधार पर इसको लागू किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट कि किरेल केंद्र को यानी जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है, असमित कार्बन केंद्र है, उसको इस प्रकार से देखा जाता है कि न्यूनतम वरीयता प्राप्त समूह जो सामान्यतः या जनरली हाइड्रोजन होता है देखने वाले से दूर हो, यानी आप जब उसको देख रहे हो तो वो न्यूनतम वरीयता वाला समूह आपसे दूर होगा, आपके अपोजिट होगा। इसके पश्चात शेष 3 समूहों की वरीयता क्रम को पर अपना ध्यान केंद्रित किया जाता है। यदि वह दक्षिणावर्त है यानी क्लॉकवाइज है तो उस विन्यास को R यानी रेक्टस या राइट नाम देते हैं। दूसरी तरफ यदि वह उसका क्रम यानी अन्य तीनों समूहों का देखने का क्रम अगर वामावर्त है यानी एंटी क्लॉकवाइज है तो उस विन्यास को S या S यानी लेफ्ट उसको नाम दिया जाता है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं 2-ब्यूटेनॉल। 2-ब्यूटेनॉल जिसमें जो स्टीरियोजेनिक सेंटर यानी जो कार्बन है किरेल केंद्र है उससे एक CH3 समूह जुड़ा है, एक OH, एक H और एक C2H5OH। अब वरीयता क्रम का निर्धारण सबसे पहले हमें करना है जिसमें OH समूह को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी यानी उच्चतम वरीयता, उसके पश्चात C2H5, फिर तीसरे नंबर पे CH3 और चौथे नंबर पर H। अब हाइड्रोजन जो है यानी जो न्यूनतम वरीयता वाला समूह है वो हमसे दूर है। तो अब अगर हम देखें कि जो बाकी जो तीनों समूह की वरीयता को अगर हम देखें, अगर वो क्लॉकवाइज है, यहाँ देखें आप OH से C2H5OH और CH3 ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये होगा R आइसोमर R2-ब्यूटेनॉल, और दूसरी तरफ अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो होगा S2-ब्यूटेनॉल। अन्य एग्जाम्पल है जैसे 2-मिथाइल-1-ब्यूटेनॉल, इसमें भी इसी प्रकार से अगर वो क्लॉकवाइज है तो वो R आइसोमर होगा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो S आइसोमर होगा। अब आता है कि जब किसी कंपाउंड को फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में लिखा जाता है, क्योंकि मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इन कंपाउंड्स को फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला के माध्यम से ही लिखा और पढ़ा जाता है। तो अगर उसके अंदर हम RS नॉमेनक्लेचर को किस प्रकार से उनका निर्धारण किया जाता है, तो जब फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला होता है तो RS पूर्व लग्न लगाना अत्यंत
कठिन हो जाता है। यानी कि अभी तक जो हमने स्टीरियो आइसोमर्स जो हमने पढ़ा, इन अनुक्रम नियम और किरेलता के नियम को लगाकर हमने उनका विन्यास बताया, आर और एस विन्यास। लेकिन जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला यानी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में लिखा जाता है, तो आर या एस पूर्व लग्न का निर्धारण उपरोक्त नियमों के आधार पर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके संदर्भ में अणु का विन्यास ज्ञात करने की 2 अलग अलग विधियां बताई गई हैं, जिनके आधार पर इन फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर का विन्यास निर्धारित किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विधि फर्स्ट। अब विधि फर्स्ट क्या कहती है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले हम जो वरीयता क्रम को उसी अनुसार हम उसको वरीयता यानी किरेल कार्बन से जुड़े जो समूह या जो परमाणु हैं उनकी वरीयता क्रम का निर्धारण हम कर लेते हैं। यानी उच्चतम को 1, उससे कम को 2 और उससे कम को 3 और सबसे कम यानी न्यूनतम वरीयता को 4 देंगे। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को इस प्रकार लिखते हैं कि न्यूनतम वरीयता प्राप्त समूह या परमाणु वर्टिकल लाइन के शिखर या तल पर आए। मैं पुनः रिपीट करती हूँ कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को इस प्रकार लिखते हैं कि न्यूनतम वरीयता प्राप्त समूह या परमाणु वर्टिकल लाइन के शिखर या तल पर आए, यानी ऊर्ध्व के शिखर या उसके तल पर आए। ऐसा किरेल केंद्र पर विद्यमान 2 प्रतिस्थापी युग्मों के अंतः परिवर्तन द्वारा किया जा सकता है। अब थर्ड पॉइंट क्या है इसमें कि अंत में शेष समूहों या परमाणुओं का घूर्णन अनुक्रम निर्धारित करते हैं, अर्थात वरीयता क्रम 1, 2 और 3 की दिए हुए विन्यास को उसमें निर्धारित करते हैं और उसके आधार पर उनके आर व एस का नामकरण किया जाता है। पहला एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड का विधि 1 के अनुसार। अब ग्लिसरैल्डिहाइड में आप देखें कि जो वर्टिकल लाइन में उसके टॉप पर है CHO, नीचे है CH2OH, राइट साइड में है H और लेफ्ट साइड में है OH। प्रथम अंतर परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है H और OH का डायरेक्शन में परिवर्तन, जिसमें राइट साइड में OH आ गया और लेफ्ट साइड में आ गया है H। और सेकंड ये जो द्वितीय अंतर परिवर्तन होता है उसमें आप देखते हैं कि H तथा CH2OH समूहों के डायगोनली ये इनका अंतर परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से फाइनली जो न्यूनतम वरीयता प्राप्त समूह है वह वर्टिकल लाइन के बॉटम में आ जाता है। और अब इसकी वरीयता क्रम जो तीनों बाकी जो समूह हैं उनके वरीयता की डायरेक्शन को देखते हैं, घूर्णन की डायरेक्शन को देखते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका विन्यास होगा एस विन्यास, ये होगा एस ग्लिसरैल्डिहाइड। सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं लैक्टिक एसिड का। बिल्कुल इसी प्रकार से प्रथम अंतर परिवर्तन से OH और H समूहों की आकाशीय व्यवस्था में परिवर्तन होता है। द्वितीय अंतर परिवर्तन जो डायगोनल हो रहा है उसमें H और COOH समूह की स्थिति में परिवर्तन आता है और फिर इनका विन्यास निर्धारण करते हैं जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। पहले जो तीनों वरीयता प्राप्त समूह की क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसलिए ये होगा आर विन्यास। दक्षिणावर्त है इसलिए ये है आर विन्यास। इसी प्रकार से आगे हम देखें तो प्रथम अंतर परिवर्तन के बाद जो द्वितीय अंतर परिवर्तन में H और CH3 समूहों के मध्य जो परिवर्तन हो रहा है जिससे H आ जाता है इस वर्टिकल लाइन के बॉटम में और ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, वामावर्त होता है। ये हो जाता है एस लैक्टिक एसिड।
अब आती है इसकी द्वितीय विधि। अब द्वितीय विधि कहती है कि ये थोड़ा सा अलग है प्रथम विधि से। यदि न्यूनतम वरीयता प्राप्त समूह क्षैतिज रेखा पर आता है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पर आता है, अर्थात देखने वाले की ओर हो, तो विन्यास का निर्धारण बहुत आसान हो जाता है। पहले विन्यास का निर्धारण RS नियमों के अनुरूप कर लिया जाता है और इस प्रकार से प्राप्त विन्यास काल्पनिक होता है, अतः वास्तविक विन्यास इसका ठीक उल्टा होता है। मैं पुनः रिपीट करती हूँ कि पहले विन्यास का निर्धारण RS नियमों के अनुरूप कर लिया जाता है, इस प्रकार प्राप्त विन्यास काल्पनिक होता है, अतः जो वास्तविक विन्यास जो होता है वो ठीक इसके उल्टा होता है। और यह विधि उन यौगिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनमें एक से अधिक स्टीरियोजेनिक सेंटर यानी किरल केंद्र की उपस्थिति होती है। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं लैक्टिक एसिड का। अब लैक्टिक एसिड ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही न्यूनतम वरीयता प्राप्त समूह यानी हाइड्रोजन इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन पर स्थित है। अब इसके विन्यास का हम निर्धारण करते हैं। अब जो काल्पनिक विन्यास है वो है इसका S और वास्तविक विन्यास है इसका R। क्योंकि यहाँ आप देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, पहला, दूसरा और तीसरा वरीयता प्राप्त समूह। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में S इसका विन्यास मिलता है, जबकि क्योंकि ये विधि कहती है कि जो इस प्रकार से प्राप्त विन्यास वो काल्पनिक होगा और वास्तविक विन्यास जो है इसके जस्ट अपोजिट होता है, तो इसका वास्तविक विन्यास होगा R। इसी प्रकार से इसका जो प्रतिबिंब समावयवी है उसका काल्पनिक विन्यास है R और वास्तविक विन्यास होगा उसका S। अब हम देखते हैं ऐसा एग्जाम्पल जिसके अंदर दो स्टीरियोजेनिक सेंटर उपस्थित हो, यानी दो किरल केंद्र उसमें उपस्थित है, 3-bromo-2-butanol। अब यहाँ इन दोनों किरल केंद्रों के विन्यास काल्पनिक विन्यास है 2S, यानी कार्बन 2 का है S और 3 का है S, जबकि वास्तविक होगा 2 का R और 3 का R, क्योंकि जस्ट अपोजिट है। दूसरे उसमें इसके आइसोमर में अगर हम देखें तो काल्पनिक है 2R व 3R, जबकि वास्तविक है 2S व 3S। इसी तरह से अन्य एग्जाम्पल हैं 2,3-डाइक्लोरोपेंटेन, उसमें भी आप देखें इन तीनों आइसोमर में आप देखें काल्पनिक विन्यास और वास्तविक विन्यास उनका अपोजिट है। टार्टरिक एसिड का आप देखें, पहले जो एग्जाम्पल है उसमें काल्पनिक विन्यास और वास्तविक विन्यास अपोजिट है। तीसरा जो होता है वो होता है मीजो कंपाउंड, जिसमें काल्पनिक विन्यास 2S 3R और वास्तविक विन्यास उसका है 2R 3S। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक RS नोमेनक्लेचर के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।